जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक देश एक चुनाव के मायने क्या हैं और ये भारतीय राजनीति से संबंधित है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE निवर्तमान केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। वस्तुतः भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी 2018 में संसद के अपने संबोधन में सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों में से एक के रूप में इसकी चर्चा की थी। रामनाथ कोविंद 2018 में उन्होंने कहा था कि नागरिक देश के किसी न किसी हिस्से में बार बार आयोजित होते रहने वाले चुनावों को लेकर एक चिंता रखते हैं, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संपूर्ण देश में एक चुनाव कराए जाने की वांछनीयता पर मुखरता से बात करते रहे हैं। इस प्रकार यह अचानक से प्रकट हुआ कोई विचार नहीं है, बल्कि इसके बारे में बात होती रही है। एक देश एक चुनाव के पीछे केंद्रीय विचार क्या है? एक देश एक चुनाव के पीछे का केंद्रीय विचार यह है कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों को समक्रमिक या सिंक्रनाइज किया जाए, ताकि देश भर में चुनावों की आवृत्ति को कम किया जा सके। यह अवधारणा वर्ष 1967 तक देश में प्रचलित भी रही थी, लेकिन दल बदल, डिफेक्शंस, बर्खास्तगी, डिसमिसल्स और सरकार के विघटन, डिसोल्यूशंस, डिफेक्शन, डिसमिसल्स, डिसोल्यूशंस, दल बदल, बर्खास्तगी, सरकार के विघटन जैसे विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था बाधित हो गई। यह चक्र पहली बार वर्ष 1959 में टूटा, जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 लागू किया। वर्ष 1960 के बाद राजनीतिक दलों के बीच दल बदल और प्रति दल बदल, डिफेक्शंस एंड काउंटर डिफेक्शंस के कारण कई विधानसभाओं के विघटन की स्थिति बनी, जिसके कारण अंततः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव आयोजित कराने पड़े। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एक साथ चुनाव कराने के विचार का पक्ष समर्थन वर्ष 1999 में BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी किया था। एक देश एक चुनाव के क्या लाभ हैं? तो पहला, केंद्रित शासन, नीतिगत निर्णयों की निरंतरता, चुनावों की लागत में कमी, सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी, खरीद फरोख्त का अंत, फ्रीबीज में कमी और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार। ये सारी इसके फायदे हैं, लाभ हैं। केंद्रित शासन, यह सरकार को एक बार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकने में सक्षम बनाता है। शासन माने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। वर्तमान में देश के किसी न किसी हिस्से में कम से कम हर तीसरे माह में कोई न कोई चुनाव आयोजित होता ही रहता है। देश का पूरा ध्यान इन चुनावों पर केंद्रित हो जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक, मुख्यमंत्रियों से लेकर राज्य के मंत्रियों तक और सांसदों, विधायकों से लेकर पंचायत सदस्यों तक हर कोई इन चुनावों में गहनता से संलग्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग स्तर की प्रशासनिक अपंगता की स्थिति बन जाती है। यह भारत के विकास संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नीतिगत निर्णयों की निरंतरता, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण चुनाव अवधि के दौरान कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता। इससे केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों जैसे सभी स्तरों पर प्रमुख नीतिगत निर्णयों में देरी की स्थिति बनती है। यहाँ तक कि जब कोई नया नीतिगत निर्णय आवश्यक नहीं होता है, तब भी चुनाव अवधि के दौरान क्रियान्वित परियोजनाओं का कार्यान्वयन पटरी से उतर जाता है, क्योंकि राजनीतिक कार्यकारी के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी नियमित प्रशासन की अनदेखी करते हुए चुनाव संबंधी कर्तव्यों में व्यस्त हो जाते हैं। चुनावों की लागत में कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बार बार होने वाला चुनाव भी है। प्रत्येक चुनाव में भारी मात्रा में धन जुटाना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च पर्याप्त रूप से कम हो सकता है। इससे धन उगाही का दोहराव नहीं होगा। इससे जनता और व्यापारिक समुदाय को चुनावी चंदे के बारंबार दबाव से भी मुक्ति मिलेगी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। मतलब पूरा राजनीतिक पार्टी मिला करके, सरकार का मिला करके, ये खाली सरकार का खर्चा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा यदि चुनाव एक साथ आयोजित होते हैं तो निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। निसंदेह एक देश एक चुनाव अवधारणा पर चुनाव आयोजित कराने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग को आरंभ में व्यापक धनराशि का निवेश करना होगा। इसके साथ ही सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जा सकता है। इससे मतदाता सूची को अद्यतन करने में लगने वाले समय और धन की भारी बचत होगी। इससे नागरिकों के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक बार सूचीबद्ध हो जाने के बाद मतदाता सूची से अपना नाम गायब होने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर पुनः तैनाती किया जाना शामिल है, जिसमें भारी लागत आती है। यह कानून प्रवर्तन से संलग्न प्रमुख कर्मियों को उनके महत्वपूर्ण कार्यों से भी विचलित करता है। एक साथ चुनाव आयोजित होने से इस तरह की तैनाती की आवश्यकता कम की जा सकती है। खरीद फरोख्त का अंत। विशिष्ट अवधि पर चुनाव कराने से संभावित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा खरीद फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग में कमी आ सकती है, जो दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रवर्तन के बावजूद चिंता का विषय बना हुआ है। निश्चित अंतराल पर चुनाव कराने से उनके लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलना या गठबंधन बनाना कठिन सिद्ध हो सकता है। फ्रीबीज में कमी और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार। और राज्य की वित्तीय स्थिति मतलब राज्य में पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार ने 2020 से ही महामारी के आने के पश्चात एक योजना बनाई थी, जिसके तहत 2023-24 में केंद्र सरकार ने राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है। 16 राज्य हैं, उसमें से अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, उड़ीसा ऐसे करके, राजस्थान भी है, गुजरात है। इन सब राज्यों में निवेश करने की बात कही गई है। और राज्य में पूंजीगत व्यय करने से उनका जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत का जो योजना हो सकता है, सौभाग्य योजना, हर घर प्रकाश आए, लाइट आए, इसके लिए, और जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है सरकार की, उन सब को क्रियान्वित करने के लिए उनको पूंजीगत लाभ मिलेगा, पूंजीगत व्यय करने के लिए धन उपलब्ध हो सकेगा। तो राज्य की स्थिति में जो दिक्कत आती है, राज्यों को राजकोषीय घाटा उठाना पड़ता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि फ्रीबीज यानी कि जो रेवड़ी कल्चर है उसका विस्तार करते हैं चुनाव के टाइम पर राजनीतिक दल। बार बार चुनावों के कारण सरकारें हर चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ नीतिगत निर्णय लेती हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सरकारों द्वारा मुफ्त उपहारों या फ्रीबीज की घोषणा करने की आवृत्ति में कमी आएगी। बार बार चुनावों के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कई राज्य सरकारें वित्तीय बदहाली के शिकार हैं। चुनावों की संख्या कम होने से उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर बन सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ। व्यवहार्यता की समस्या, लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियां, संघवाद के विचार के विरुद्ध विधिक चुनौतियां, क्षेत्रीय हितों पर ग्रहण, लागत प्रभावी नहीं होने की संभावना, चुनावी व्यय अनिवार्य रूप से नकारात्मक स्थिति नहीं है, ये चीज़ें कही जाती हैं। व्यवहार्यता की समस्या। संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172 क्रमशः उपबंध करते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल 5 वर्ष के होंगे। अनुच्छेद 83(2) कहता है केंद्र के लिए और 172 राज्य के लिए कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल 5 वर्ष के होंगे। 83(2), 172। यदि उन्हें इससे पूर्व विघटित नहीं कर दिया जाता तो 5 साल तक चलेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, अनुच्छेद 356 में वर्णित परिस्थितियां, जहां विधानसभाओं को उनके कार्यकाल से पूर्व ही विघटित कर दिया जाए। इस प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ गंभीर प्रश्न संलग्न हैं, जैसे
यदि केंद्र या राज्य की सरकार कार्यकाल के मध्य में ही गिर जाती है तो क्या होगा? इस परिदृश्य में प्रत्येक राज्य में दोबारा चुनाव कराया जाएगा या राष्ट्रपति शासन अधिरोपित होगा? फिर लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियां, यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, कर्मियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता और सुरक्षा के संदर्भ में लॉजिस्टिक्स चुनौतियां पेश करेंगे। निर्वाचन आयोग को इतनी बड़ी कवायद के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में चुनाव महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना, कई चरणों में 7-7, 8-8, 10-10 चरणों में संपन्न कराए जाते हैं, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। जहाँ पर चुनाव होगा वहाँ पर सारी मशीनरी, मतलब अधिकांश मशीनरी वहाँ पर रहेगी, सुरक्षा वहाँ पे चाक चौबंद हो जाएगा, वहाँ पे चुनाव संपन्न होगा, फिर अगले चरण का चुनाव होगा। तो ये कोई मतलब बड़ी कवायद नहीं है। संघवाद के विचार के विरुद्ध कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विचार संघवाद, फेडरलिज्म की अवधारणा और भावना से मेल नहीं खाता है, क्योंकि यह इस धारणा पर स्थापित है कि संपूर्ण राष्ट्र एक है, जो कि अनुच्छेद 1 के उपबंध का खंडन करता है, जहां भारत को राज्यों के संघ के रूप में देखा गया है। तो ऐसी कोई, ये तो बकवास है चीज़ है क्या? मतलब एक देश में एक साथ चुनाव अगर हो तो इससे संघवाद पे असर काहे पड़ना चाहिए? इससे न ही राज्यों की शक्तियों का कमी हो रही है, न ही राज्यों को कोई आदेश निर्देश इस तरह के दिया जा रहा है कि उनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ें, न ही उनका महत्व कम हो रहा है। चुनाव दोनों का एक सिंक्रोनाइज तरीके से होगा तो दोनों सरकारें आराम से पैरेलली काम करेंगी। शक्तियों का पृथक्करण, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, ये सब तो वहाँ कार्य करेगा ही। अनुसूची 7 है, उसके तहत जो विषय प्रदान किए गए हैं वो तो यथावत बने ही रहेंगे। उनके पास विधानमंडल है, वो सब कार्य करेंगे ही। तो संघवाद पर खतरा आ जाएगा, ये मतलब मुहावरा है, बाकी वास्तविकता नहीं है। विधिक चुनौतियां, न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि संविधान मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। लेता था, इसमें कहा गया कि एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं विधानसभाओं के प्रक्रिया नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता होगी, कर दिया जाएगा। आयोग ने इसके लिए कम से कम 50% राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करने की भी अनुशंसा की थी, जो सरल कार्य नहीं है। मतलब पहले ये तो माना जाए कि अच्छा है ये विचार, अगर विचार अच्छा है तो सरल हो जाएगा। क्षेत्रीय हितों पर ग्रहण, बार बार होने वाले चुनावों के वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र में लाभप्रद स्थिति के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह मतदाताओं को उनकी आवाज़ को बारंबार सुने जाने का अवसर देता है। चूँकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के अंतर्निहित मुद्दे अलग अलग होते हैं, इसलिए वर्तमान ढांचा मुद्दों के मिश्रण को रोकता है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। IDFC इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2015 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एक साथ चुनाव कराने पर इस बात की 77% संभावना बनेगी कि विजित राजनीतिक दल या गठबंधन लोकसभा और किसी राज्य की विधानसभा दोनों में जीत दर्ज करेंगे। यह प्रत्येक राज्य की विशिष्ट मांग और आवश्यकताओं को छेड़ करेगी। लागत प्रभावी नहीं होने की संभावना, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग आदि के विभिन्न अनुमान बताते हैं कि 5 वर्ष के चक्र में सभी राज्य और संसदीय चुनाव आयोजित करने की लागत 10 रुपये प्रति मतदाता प्रति वर्ष आती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऐसा चुनाव कराने पर यह लागत 5 रुपये प्रति मतदाता प्रति वर्ष होगी। निर्वाचन आयोग, नीति आयोग आदि के विभिन्न अनुमान बताते हैं कि 5 वर्ष के चक्र में सभी राज्य और संसदीय चुनाव आयोजित करने की लागत 10 रुपये प्रति मतदाता प्रति वर्ष आती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराए जाने पर यह लागत 5 रुपये प्रति मतदाता प्रति वर्ष होगी। तो ठीक तो है, तो आधा हो गया फिर तो लागत प्रभावी नहीं होने की संभावना कहाँ इसमें हो जाएगा? लागत प्रभावी है। एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लिए बड़ी संख्या में EVMs, वीवीपैट्स की तैनाती की आवश्यकता होगी, जिससे अल्पावधि में आरंभिक लागत बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष में प्रति मतदाता 5 रुपये की बचत करने के लिए संविधान में संशोधन करना बहुत अच्छा विचार नहीं माना जा सकता। यार क्या लिख रहा है ये? चुनावी व्यय अनिवार्य रूप से नकारात्मक स्थिति नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है।
आर्थिक शोध से पता चलता है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किया जाने वाला चुनावी खर्च वास्तव में निजी खपत को बढ़ावा देकर और उत्प्रेरक प्रोत्साहक के रूप में कार्य कर अर्थव्यवस्था और सरकार के कर राजस्व को लाभ पहुंचाता है। ओहो। आगे की राह। एक साथ चुनाव की आवश्यकता एवं व्यवहार्यता पर सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति का निर्माण किया जाना चाहिए। यह विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद, परामर्श और विचार विमर्श के माध्यम से किया जा सकता है। एक साथ चुनाव आयोजन को संभव करने के लिए संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियम में संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन, मतदाता केंद्र, सुरक्षाकर्मी आदि में निवेश करना होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावी चक्रों को संरेखित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल या तो बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा। 83(2) और 172। अविश्वास प्रस्ताव, विधानसभाओं का समय पूर्व विघटन, त्रिशंकु संसद आदि स्थितियों से निपटने के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित करना होगा। इसे वर्ष में 2 बार आयोजित किया जा सकता है ताकि यदि किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो अगले चक्र में उस राज्य के लिए पुनः चुनाव कराया जा सके। एक साथ चुनाव कराने के लाभों और चुनौतियों के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वे भ्रम या असुविधा के बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हों। निष्कर्ष। सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसे अतिरिक्त अध्ययन, डेटा के मूल्यांकन और इस अवधारणा को लागू करने के तरीके पर मतदाताओं, विपक्षी दल के नेताओं एवं स्थानीय दलों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे देश को यह तय करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि एक देश एक चुनाव लागू करने की आवश्यकता है या नहीं। अभ्यास प्रश्न। एक देश एक चुनाव की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और इससे जुड़े लाभों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इसे व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाइए। प्रश्न जो आए थे एग्जाम में, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं यहाँ बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद वो मंत्री पद से हट जाएगा अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं बन जाता है। तो पहले तो सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्हरत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा वर्षों के लिए कारावास दिया गया है तो वो कारावास की अवधि समाप्त करने के बाद 6 साल और चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऐसा है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। देखिए सर, एक केवल एक सही है। फिर अगला, भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। नहीं, भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय है और 1989 में जब 61वां संविधान संशोधन 1988 हुआ था, जो कि 1989 में लागू हुआ था, उसके बाद से ये 3 सदस्यीय हो गया था। उसके पहले तक 1 सदस्यीय था। तो पहला गलत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता नहीं, जो चुनाव आयोग है वो तय करता है 324 के तहत। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। ये मेरे ख्याल से ये भी सही नहीं है। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। हाँ, शायद ये सही हो सकता है। देखें इसका उत्तर डी, केवल 3 सही है, तीसरा सही है। मेंस में एक साल प्रश्न आया था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। चर्चा कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।